बोलते रहते। एग्जाम्पल नंबर 4 से शुरू करते हैं, बट 4 शुरू करने से पहले कुछ लोग जो पहले नहीं थे या जिन्होंने शुरू नहीं किया था वो सुन ले कि जब हमारे पास कोई स्टॉक पड़ा होता है, अगर स्टॉक के बारे में हमने दो बातें देखनी होती है, एक स्टॉक की कॉस्ट कितनी है और दूसरा स्टॉक की एनआरवी कितनी है। ये दो बातें देखते होते हैं किसके बारे में, जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है। अगर मेरे पास कॉस्ट पड़ी है 1000 और उसकी एनआरवी मैंने फाइंड की है, कैसे फाइंड करना है वो भी सीखेंगे। 1200 मैंने साल के एंड पे देखा, जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट 1000 है, एनआरवी 1200 है। मुझे स्टैंडर्ड कहता है आपने अपना क्लोजिंग स्टॉक लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। किस पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। तो उसकी कॉस्ट है 1000, एनआरवी है 1200, तो इसमें से किस वैल्यू पे लिखूंगा? 1000 पे। फिर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, मैंने कॉस्ट फाइंड की 1500 और एनआरवी फाइंड की तो 1100। ये पहले मैं फाइंड किया करूंगा। अब स्टैंडर्ड मुझे कहता है आपने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, तो किस पे लिखूंगा? 1100 पे। ओके होगी बात? अब एनआरवी क्या चीज है? एनआरवी होती है सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस। लफ्ज है एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब ये 1500 वाला स्टॉक अगर मैं बेचता हूं तो कितने का नेट बिकेगा? ऐसा तब होता है जब हमारा स्टॉक खराब हो जाए। अपनी कॉस्ट से कम वैल्यू तब रिकवर होती है जब स्टॉक हमारा डैमेज हो जाए या आउट ऑफ फैशन हो जाए। अब ये जो 1100 आप लोगों ने फाइंड किया करना है, ये कुछ इस तरह से इसका फार्मूला होता है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट या सेलिंग एक्सपेंसेस। जी कौन से? फ्यूचर, ये होते फ्यूचर ही हैं, ये सारे फ्यूचर होते हैं, बट होने सेलिंग चाहिए। ठीक है, तो लेस फ्यूचर सेलिंग एक्सपेंसेस या कोई ऐसे एक्सपेंसेस ऑफ कंप्लीशन द सेल या कंप्लीट द सेल। इसका मतलब यह है ऐसे खर्चे जो सेल को पूरा करने के लिए, मतलब सेल करने के लिए, अगर कोई सेल करने से पहले खर्चा आ जाए तो उसको हम सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। डन? चलिए, ये बातें अगर ना भी समझ लगी तो ये सवाल करते करते समझ लग जाएगी। मेन कॉन्सेप्ट पे आए। एग्जांपल नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं, थोड़े से आप भी वार्म अप हो जाओगे। आसान क्वेश्चन है, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। सवाल क्या है? सवाल से पहले क्या सीख देखना है, रिक्वायरमेंट क्या है। अब किसी ने क्या, ये तो कल वाली बातें हैं। डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन लिखी है एनआरवी की, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस सेलिंग एक्सपेंस। आपको कल पता ही नहीं है कि पढ़ा क्या आप कह रहे हैं ना। अब ये तो आपको पता चल गया, आप लोगों में से जो जिसने कोशिश की है, पता तो चल गया कि आप लोगों की अंग्रेजी का कोई हाल नहीं है, आपसे पढ़ के सवाल समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मेंटली तौर पर इन्वॉल्व होना है। हमारी अकाउंटिंग के साथ जंग नहीं है, इंग्लिश के साथ है, अंडरस्टैंडिंग के साथ है। एट व्हाट अमाउंट शुड बी स्टॉक बी वैल्यूड, किस अमाउंट पे स्टॉक वैल्यू होता है, किस अमाउंट पे होता है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड गुड्स परचेज टू बी रीसोल्ड, cost 10,000 have been damaged at the year end, their replacement buying price is 9,000, replacement buying price is 9,000,
they can be sold in normal course of business 14,000 provided 4,500 spent on rectifying the damage। पहली बात तो ये देखें कि उसने ना सवाल के अंदर ये जानबूझ के ऐसा करेगा कि कोई ऐसी इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन दे देगा, जैसे 9,000 है। पहले हमें पता चलना चाहिए 9,000 का मतलब क्या है। लिखा हुआ है एट द ईयर एंड देयर रिप्लेसमेंट बाइंग प्राइस इज 9,000। मैंने एक स्टॉक खरीदा जिसकी कॉस्ट कितनी है 10,000। कहता है आज अगर कोई मार्केट से खरीदने जाता है ना तो वो 9,000 का खरीदेगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि अगर आज दोबारा खरीदोगे तो वो मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी चल रही है 9,000। ये एनआरवी नहीं है। एनआरवी क्या, मैं कितने की बेचूंगा। एनआरवी क्या होता है, जितने की सेल करना है माइनस सेलिंग एक्सपेंस। अब सवाल देखें, दे कैन बी सोल्ड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस 14,000 का बिकेगा, प्रोवाइडेड 4,500 स्पेंट ऑन दी रेक्टिफाइंग द डैमेज। 14,000 का बेचने से पहले 4,500 रुपए का डैमेज सही करवाना है। अब सवाल देखें, 10,000 वाला स्टॉक आपका वैसे 14,000 का बिकता है बट वो डैमेज हो गया है। अब पहले उसको सही करवाओ फिर 14,000 का बेचो। तो एनआरवी क्या आती है, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस रिप्लेसमेंट कॉस्ट की बात नहीं होनी, माइनस सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस की मैं जड़ बता रहा हूं, सेल करते दौरान या सेल की हालत में लाने के लिए जो खर्चा। सेल करने के बाद कोई भी सेलिंग एक्सपेंस नहीं होता। दोबारा सुने, सेल करने के बाद कोई सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है। सेलिंग एक्सपेंस कब होगा, मैंने इसको बेचना है तो इसको बेचते वक्त या इसको बेचने के लिए इसको मैंने सही करवाया, किसी को कमीशन दिया, इसकी पैकिंग करवाई, इसका कैरेज आउट आया, वो सारे का सारा सेलिंग एक्सपेंस है। लेकिन अगर कोई ये मुझे कह दे जी रिकवरी एक्सपेंसेस, अब रिकवरी वो होता है कि मैंने चीज एक सेल कर दी, अब मैं पैसे रिकवर कर रहा हूं, वो तो सेल के बाद होगा। कोई बंदा मुझे कह देता है बैड डेट्स, तो बैड डेट्स सेल के बाद होता है। अगर कोई बंदा आपको डिलीवर करने गया है रेंट की कार करा के, ठीक। फिर वापस भी आ रहा है, सेल हो गई है तो जो नहीं वो पूरा आ गया, वो पूरा एक्सपेंस है, वो पूरा सेलिंग एक्सपेंस कंसीडर होगा। तो एनआरवीएस की कितनी है, 14,000 में से 4,500 माइनस कर दो। 9,500 अब बताओ आप अपना स्टॉक 10,000 पे लिखोगे वैल्यू करोगे या 9,500 पे। हमें स्टैंडर्ड कहता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआर। ये बात समझ लगी। और अगर आपसे कोई पूछे कि एनआरवी लॉस बताओ 500, जब आपका स्टॉक 10,000 वाला कम हो जाए, स्टॉक अगर कम हो जाए तो समझो एनआरवी लॉस है। तो एनआरवी लॉस पूछेगा तो जवाब देंगे 5। हाँ जी, एग्जांपल नंबर 4 अब क्लियर है। ये तो पहले भी क्लियर थी, एक ही तो क्लियर थी। आओ जरा एग्जांपल नंबर 5 पे चलते हैं। चले, इजाजत है। अच्छा, पहले मैंने आपको क्या कहा है, अकाउंटिंग के अंदर एक तरीकाकार होता है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। वो के सवाल हम पूरा हल कर लेते हैं, बाद में पता चलता है तो उसने पूछा ही नहीं जो हमने हल किया। एनआरवी कैलकुलेट एनआरवी। अच्छा, इसमें लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं करना, कहता है एनआरवी मुझे फाइंड करके दो। लेकिन हम आपका सवाल भी करेंगे और एक मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन भी करवाऊंगा, दोनों काम करवाऊंगा मैं। बट आई कैप का जो आंसर होगा वो भी मैं बता दूंगा, जो हम एडिशनल काम करने लगे हैं वो भी बता दें। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। और जरा पार्ट ए पहले कहता है चिंटू कंपनी डील्स इन 2 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट ए और एक प्रोडक्ट बी। डिटेल रिलेटेड टू ईच प्रोडक्ट इज एज फॉलो। पहले प्रोडक्ट ए की बात करते हैं और आपको पता है कि हम सेपरेटली डील करते होते हैं एनआरवी। एट दिसंबर 2001 चिंटू कंपनी हैड 1,00,000 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए विद द कैरिंग अमाउंट 400,000। कैरिंग अमाउंट कॉस्ट को कहते हैं।
आपके पास 1 लाख यूनिट पड़ा हुआ है, कितने का पड़ा हुआ है? 4 लाख का। चलो जी कर लेते हैं, सवाल शुरू कर देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं यूनिट, यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट, और यहां पर लिख लेते हैं एनआरवी, और हमें क्या फाइंड करना है? एनआरवी बस। आपके पास कितने यूनिट हैं जी? 1 लाख। कॉस्ट उसकी कितनी है? आगे बढ़ो। ऑफ दिस 20,000 यूनिट हैज बीन सेट असाइड फॉर XYZ लिमिटेड फॉर द सेल कमिटमेंट इज 6 पर यूनिट। कहता है कि जो 20,000 यूनिट है ना, उनको अलग करना है हमने। आपको पता है कि जिसकी सेल वैल्यू अलग होती है, हम भी उसको अलग कर देते हैं। 20,000 यूनिट की सेल वैल्यू 6 रुपए पर यूनिट है, उसकी एनआरवी क्या है? एक तरह से 6 रुपए। आगे द करंट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 4। कहते हैं करंट सेलिंग प्राइस 4 रुपए पर यूनिट है, लेकिन 20,000 हमने कमिटमेंट कर चुके हैं, वो 6 रुपए का बेचेंगे। इसका मतलब है 20,000 यूनिट बिकेंगे एट द रेट ऑफ 6। 80,000 यूनिट बिक सकता है एट द रेट ऑफ 4। सेलिंग कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट की जो सेलिंग कॉस्ट है वो 1,000 रुपए है। इसका मतलब है 1,000 एक यूनिट की है या टोटल है? टोटल 1,000 सेलिंग कॉस्ट है, और नॉर्मल जो सेलिंग कॉस्ट आती है वो आती है 1 रुपया पर यूनिट। देखिए सवाल जैसा मर्जी हो, आपने देखना होता है आपको क्या चाहिए। सवाल पढ़ लिया, दोबारा एक दफा समरी बता रहा हूं। 1 लाख यूनिट हमारे पास पड़ा हुआ है, 20,000 की कीमत कोई और है, 80,000 की कीमत कोई और है। और कल हमने पढ़ा था, स्टैंडर्ड हमें कहता है कि जिसकी सेलिंग प्राइस अलग अलग हो ना, उसको आपने अलग अलग डील करना है, आइटम बाय आइटम। तो पहले हम साथ साथ मैं 20,000 अलग कर देता हूं और 80,000 अलग कर देता हूं। पर यूनिट के हिसाब से चलना है तो पर यूनिट के हिसाब से भी चल सकते हैं, टोटल चलना है तो टोटल भी चल सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। मुझे बताओ, ये 4 लाख 1 लाख की कॉस्ट है, आप 80 और 20 को अलग अलग कॉस्ट कर सकते हो। 4 लाख को किस पे डिवाइड कर दोगे? 1 लाख पे, पर यूनिट आ जाएगी। और फिर 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 की अलग हो जाएगी, और 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 की अलग हो जाएगी। नहीं समझ लगी? देखिए मैं चाहता हूं, वैसे अल्लाह ताला इसका हिसाब आपका अलग से करेगा। मतलब मेरे पास 1 लाख यूनिट है, और मैं कहता हूं ये पूरे 1 लाख की कॉस्ट 4 लाख है, और मैं ये कह रहा हूं मुझे 20,000 की अलग करके दे दो, 80,000 की अलग करके दे दो, और कॉस्ट सबकी बराबर है। अगर मैं 4 लाख को, अच्छा गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड में रिक्वायर्ड की तरफ चले जाते हैं, ये जो 4 लाख है ये कितने यूनिट की है? 1 लाख। आपको चाहिए कितने की? 20,000 की, तो 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 80,000 की तो 80। अच्छा 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्या जवाब आएगा? क्या आएगा? ये आंसर को क्या बोलोगे? पर यूनिट कॉस्ट। एक यूनिट की कॉस्ट कितना? 4। अगर एक यूनिट की कॉस्ट 4 रुपए है तो 20,000 की कितनी होगी? 20,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, और 80,000 की कितनी होगी? 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उन्हें समझ आ गई ना? समझ लग गई? पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर ली। अब 20,000 की टोटल कॉस्ट मेरे पास आ गई 80,000, और 80,000 की टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? टोटल कितनी आनी चाहिए? ये मैंने कॉस्ट अलग अलग क्यों की? क्योंकि मैंने उसकी एनआरवी अलग अलग कंपेयर करनी है। अब जरा सोचें, मुझे ना 20,000 यूनिट की ना एनआरवी चाहिए। एनआरवी कहते किसे हैं? 20,000 यूनिट बिकेंगे कितने के, माइनस कितना सेलिंग एक्सपेंस आएगा। बुक आपके पास है सबकी? बुक निकालें जरा। आपके 20,000 यूनिट 6 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बिकेंगे, तो बता सकते हैं कितने के बिकेंगे? 20,000 मल्टीप्लाइड बाय
1,20,000। और ये जो इस सेलिंग कॉस्ट ऑफ 20,000 यूनिट इज 1,000। तो एनआरवी कैसे फाइंड करते हैं? सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो 1,20,000 से 1,000 माइनस कर देते हैं, 1,19,000 एनआरवी आ गई। देखिए आपका पर्पस क्या है, उसके पीछे भागो। आपको कॉस्ट चाहिए थी 20,000 यूनिट की, टोटल इकट्ठी बताई हुई थी, हमने सेपरेट कर दी। अब आप मुझे बताओ ये जो 80,000 यूनिट है, वो एक यूनिट आपका कितने का बिकेगा? 4 रुपए का। लिखा हुआ है ना सवाल के अंदर कि नॉर्मल 4 रुपए का बिकता है, और 1 रुपया पर यूनिट उसके ऊपर आ रही है सेलिंग एक्सपेंस। तो आप कह सकते हो उसकी एनआरवी 3 रुपए है। 4 सेल प्राइस और पर यूनिट। अब आप कहोगे सर वहां आपने टोटल माइनस किया, यहां पर यूनिट ही माइनस करी जा रही है। वो पिछला 1,000 टोटल सेलिंग एक्सपेंस था। अच्छा अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आती तो 80,000 हर यूनिट कितने का बिकेगा? 4 रुपए का। कितने का बिकेगा टोटल? 3 लाख। सेलिंग एक्सपेंस टोटल कितने यूनिट बेचे हैं, और हर यूनिट पे सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1 रुपए। 2,40,000। आपकी एनआरवी कितनी आ गई? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस। कितना? 2 लाख। बात समझ लगी? ये मेरे पास एनआरवी आ गई 2 लाख। अच्छा अगर मैं आपसे ये कहूं कि सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, सवाल में उसने ये पूछा आपसे, बस ये जवाब आपका आ गया। जो आई कैप ने पूछा है ना, आई कैप ने पूछा है क्लोजिंग स्टॉक बताओ, सॉरी एनआरवी बताओ। ये एनआरवी है। कितनी एनआरवी आ गई? 1,19,000 प्लस 2,40,000। कौन सी एनआरवी? एनआरवी का डेफिनेशन क्या है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग कॉस्ट। आपके घर में कोई छोटा बहन भाई है, उनको जाकर ये बताना तो वो आपको आपसे पहले बता देगा। बताने लगा वही बात। देखें 20,000 यूनिट है, वो कितने का एक यूनिट बिकेगा? 6 रुपए का। लिखा हुआ है। तो टोटल कितनी सेल आ गई 20,000 यूनिट की? 1,20,000। और 20,000 की सेलिंग कॉस्ट है 1,000। एनआरवी की डेफिनेशन क्या है? सेल माइनस सेलिंग एक्सपेंस। तो सेल है 1,20,000 और 1,000 रुपए है सेलिंग एक्सपेंस। तो एनआरवी कितनी आ गई? माइनस कर देंगे तो एनआरवी आ जाएगी 1,19,000। ठीक है। अब दूसरा है 80,000 यूनिट। 80,000 यूनिट को उसने कहा ये 4 रुपए का बिकेगा, और 1 रुपए उसके ऊपर हर यूनिट का खर्चा आएगा। हमने 4 से 80,000 को मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया 3,20,000, और 80,000 को क्योंकि वो पर यूनिट था तो इनको आपस में माइनस किया तो वो आ गया 2,40,000। दैट इज एनआरवी। एनआरवी का अगर आप एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है तो दो फिर में ना काम ज्यादा हो जाता है, थोड़ा सा तो बंदे को दिमागी तौर पर भी काम करना चाहिए, फिर ऐसे ना रटा लग जाता है। हाँ जी, अब ये तो आई कैप का जवाब तो आपका कितना आ गया? 359,000। आपने और तरीके से किया, जिससे मर्जी कर लो, आंसर सेम आता है। अब अगली बात सुने, पेपर में सवाल अगर वो कहेगा कि मुझे इसका क्लोजिंग स्टॉक बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड, इसमें सबसे बड़ी गलती ये लोग करते हैं कि वो इन दोनों को कंपेयर करते हैं, जो कि गलत है। आइटम बाय आइटम सबको अलग अलग कंपेयर करना है, इन दोनों को कंपेयर करना गलत है। आपने यहां पर क्लोजिंग स्टॉक ये है एक्स्ट्रा, ये आई कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आई कैप ने नहीं पूछा, ये हम खुद लिख रहे हैं। अब बताएं 80,000 और 1,19,000 क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। और 3,20,000 लिखोगे या 2,40,000 लिखोगे? 2 लाख। अगर पेपर में वो आपसे ये पूछता कि मुझे क्लोजिंग स्टॉक बताओ,
जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो वो उसका ये जवाब था 3,20,000। ये जितना भी स्काई ब्लू है ना, ये आई कैप की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई कैप की रिक्वायरमेंट ये है 359,000 वाला, बस ये हमारा पार्ट ए हो गया। लेकिन इस पार्ट को ना मैंने और तरीके से भी आपको हल करवाने लगा, क्योंकि ये एक्सपोजर होता है, रटा नहीं होता, जैसे मर्जी फाइंड कर। जिसको अभी भी नहीं समझ लगी ना वो पूछ ले, क्योंकि जितना शर्माओगे उतना काम खराब होगा। क्लियर है आप सबको? चले आगे। मैं ना पर यूनिट के हिसाब से करने लगा हूं। कॉस्ट 20,000, सॉरी यूनिट, और 80,000। यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, ये कैसे फाइंड किया हमने? 4 लाख टोटल थी और 1 लाख यूनिट थे, तो 1 लाख पे डिवाइड किया 4 लाख को, तो 4 रुपए आ गए। फिर आ गया हमारे पास एनआरवी। एनआरवी में पर यूनिट फाइंड करना चाहने लगा। देखिए आपके पास एनआरवी, ये जो 20,000 यूनिट, ये कितने का बिकेंगे? 6 रुपए। और इस पे खर्चा कितना आएगा? 1,000 एक यूनिट का है या 20,000 यूनिट का है? 20,000 यूनिट का है। तो 1 यूनिट का सेलिंग एक्सपेंस बता सकते हो? अगर 1,000 20,000 यूनिट का है तो 1 यूनिट का कितना होगा? 1,000 डिवाइड बाय 20,000, 0. माइनस 0. तो आप कह सकते हो 5.95 एनआरवी पर यूनिट है। Yes. एनआरवी 5.9। अब बाकी जो है वो कितने का बिकेगा यूनिट? 4 रुपए का। Yes. और 1 यूनिट का सेलिंग एक्सपेंस कितना है? उसकी एनआरवी पर यूनिट कितना है? 3 रुपए पर यूनिट से भी हो गया। अब आपको एनआरवी चाहिए, आपको लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? ये 1 यूनिट की एनआरवी है, इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1,19,000 आ जाए। ये 1 यूनिट की एनआरवी है, इसको 80,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3,20,000 आ जाएगा, 2,40,000। Yes. समझ लगी? Yes. 1,19,000 एनआरवी और 2 लाख। आप पर यूनिट से भी कर सकते हो, टोटल से भी कर सकते हो। सॉरी 80,000। देखिए आपके पास ये 80,000 का जो यूनिट पड़े हुए हैं, हर यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? 4 रुपए, और उसका सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 1 रुपया। तो एनआरवी पर यूनिट कितनी आ गई? 3 रुपए। तो मैंने पर यूनिट 3 रुपए लिखा और 80,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल 80,000 की आ जाएगी। और अगर क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना होता तो इस 20,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 4 से या 5.95 से? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। 4 और इन दोनों को फिर कैसे मल्टीप्लाई करता? एक तो ना किसी को थोड़ी बात नहीं समझ लगती, वो ना अपने साथ वाले को ना डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है। डायरेक्ट मुझसे पूछे सवाल, कोई बात नहीं समझ आती। जब मैं खुद कह रहा हूं कि पूछो तो शर्माने के वाली कोई तो बात ही नहीं है। और वैसे कौन सा यहां पर आप शर्मो या साथ लेकर आते हो? मैंने पहले ही कह दिया है ना, आपकी कोई इज्जत है कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ सीखने आते हो और इस तरह से सीखना है, कोई शर्मो हया कुछ भी नहीं। जो कुछ है घर रख कर आओ। यहां पर जो आपको नहीं समझ लग रही वो बार बार पूछो, लेकिन कोशिश करो। ये नहीं कि आप सो जाओ, आधे घंटे बाद उठो और कुछ पिछला सारा समझाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्ट ए को छोड़ दें। वैसे जैसी बात है, ये आपने दोबारा भी करना है। 0.05 पर यूनिट सेलिंग एक्सपेंस फाइंड किया था। 1,000 20,000 यूनिट के थे, तो 1 यूनिट का क्या आएगा? 1/2। असल तो बब्बर शेर सवाल था बी। आ जाओ जरा वापस मैं क्यों कहता हूं कि कुछ लोग ना पुप्पो के घर गए होते हैं। Yes. जो जिधर भी आए ना वापस आए। बहुत मजे का सवाल है। अच्छा दोबारा रिक्वायरमेंट क्या है?
एनआरवी फाइंड करनी है। और ये भी देखो साथ, दिसंबर 2021 के अंदर, तो एक के अंदर आपकी एनआरवी क्या। डन। अब सवाल पढ़ो। प्रोडक्ट बी हैज बीन प्लेस्ड इन द वेयर हाउस। आपकी जो प्रोडक्ट बी है ना, कहां पड़ी हुई है? वेयर हाउस विद लिटिल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब वो टूटा फूटा है। द फैक्ट्री मैनेजर इन्फॉर्म द मैनेजमेंट ऑन 15th ऑफ जनवरी 2002। 15 जनवरी को मैनेजमेंट से एक कॉल आई, मैनेजर ने इन्फॉर्म किया मैनेजमेंट को, एंटायर वेयर हाउस एंड ऑल इन्वेंट्री कंटेन्ड देयरइन विद द कैरिंग अमाउंट 9 लाख हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द सीरीज ऑफ स्टॉर्म। कहता तूफान आया है भाईजान, तो हमारा वेयर हाउस भी गया और उसके अंदर 9 लाख की जो इन्वेंट्री है वो भी गई। टूटी फूटी वेयर हाउस था। वेयर हाउस का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सही नहीं था। डन। अब अच्छा यार, कोई बंदा ना कल से ना बाहर से जब आता है ना कोई, तो वो रास्ते में कोई पत्थर पड़े हो, ईंटें पड़ी हो, साथ लेकर आ। ये जो बोलने वाले लोग हैं ना, मैंने इधर से निशाने लगाने और सर फाड़ देना। मैं कोई सवाल समझाने लगता हूं, पता नहीं वो कैसे हाइब्रिड नेचर के होते हैं। जब आप बात सुनते ही नहीं हो तो फिर समझ कैसे लगी। और फिर लोग कहते हैं सीए मुश्किल है। ये सीए को इन लोगों ने खराब किया हुआ है, जो लोग इस तरह से बिहेवियर करते हैं। पूरी कहानी सुननी है और मैंने बाद से सारी कहानी आपसे दोबारा सुननी है। मैनेजर ने कब फोन किया था पता है? 15 जनवरी। क्या कहा था कि ना एक स्टॉर्म आया, मतलब बारिश आई, तूफान आया। कहता है कि वो हमारा वेयर हाउस भी गया और उसके अंदर जो इन्वेंट्री पड़ी थी 9 लाख की वो भी गई। आगे बढ़े। नहीं, ये स्टॉक ही है। द फर्स्ट स्टॉर्म, पहला तूफान, हिट द वेयर हाउस ऑन द 29 दिसंबर। पहला तूफान 29 दिसंबर को आया और 70% इन्वेंट्री को खराब कर दिया, डिस्ट्रॉइंग द 70% ऑफ द इन्वेंट्री। तूफान कब आया? ये 29 दिसंबर को। आगे देखते हैं। He explained that, उसने मजीद वजाहत की, the remaining inventory was quickly moved to higher ground। कहता है जो बाकी सही इन्वेंट्री पड़ी थी ना, हमने जल्दी से ऊंची जगह पर रख दी। हालांकि वो झूठ बोल रहा है मुझे लगता है, ऐसे ही ना कोई नहीं उसने रखी होनी। बस सवाल बस। बट फ्लड वाटर फ्रॉम अ सेकेंड स्टॉर्म इज 5 जनवरी डिस्ट्रॉयड दिस टू। उसको पता चल गया था ऊंची पड़ी है, वो दोबारा आया, वो दोबारा आकर उसने ऊंची जगह पर रखा हुआ इन्वेंट्री भी खराब कर। अब सवाल के अंदर ट्विस्ट आया हुआ। हमारा साल का एंड है 31 दिसंबर 2001। पहला तूफान आया 29 दिसंबर को, दूसरा तूफान आया 5 जनवरी को, और हमने एनआरवी के दिन फाइंड करनी है 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर को सिर्फ 70% इन्वेंट्री डैमेज है, 30% इन्वेंट्री गुड है। अगर वो हमें कहता ना 5 जनवरी या 6 जनवरी या 10 जनवरी, फिर हम पूरे स्टॉक को खराब करके इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते। हमने देखना है हम किस डेट पे खड़े हुए हैं। जिस डेट पर हम हैं उस वक्त स्टॉक का स्टेटस क्या था? 70% डैमेज था और 30% बिल्कुल ठीक था। और उसने हमसे पूछा कि अच्छा बताओ दिसंबर के अंदर उसकी क्या एनआरवी है। तो दिसंबर के अंदर तो 31 दिसंबर को वो सारे का सारा स्टॉक खराब है। इसका मतलब है 9 लाख को हम 30% अलग करेंगे, 70% अलग करेंगे। 70% को खराब हालत में देखेंगे, दिखाएंगे, और 30% को सही हालत में दिखाएंगे। आगे वो क्या कहता है? He estimate the entire inventory will be saleable as scrap 1 लाख। 9 लाख का स्टॉक कहता है कि अब मैं भेज दूं स्क्रैप के तौर पे। कितने का? 1 लाख का। इसका मतलब 1 लाख तो पूरे स्टॉक की वैल्यू है ना, लेकिन हमने 70% को खराब कंसीडर करना है, 30% को बिल्कुल सही वैल्यू पे रखना है। आगे चलते हैं। कॉस्ट टू सेल द एंटायर स्क्रैप एज 1000। 1 लाख का बिकेगा सारा स्क्रैप और उसके ऊपर खर्चा कितना आ जाएगा? 1000 रुपए।
अगर सारा स्टॉक खराब होता तो एनआरवी कितनी होती? सारा स्टॉक खराब होता, 1 लाख का बिक रहा है और 1000 रुपए उसके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है, 99,000। आगे बढ़े, द नॉर्मल सेल वैल्यू ऑफ द इंटायर इन्वेंट्री इज 15 लाख। वो जो 9 लाख वाला स्टॉक था ना, हमने बेचना कितने का था? 15 लाख का बेचना, और उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट कितनी आनी थी? दे। जैसे मैं पहली दफा आप लोगों के साथ थोड़ा सा नरम बिहेवियर करने लगा हूं, वैसे करता नहीं हूं, कि थोड़ा आसान सवाल करने लगा। वैसे मुश्किल से ही करवाना होता है, मुश्किल तरीके से वो बेहतर होता है, तो बंदा थोड़ा सा मेंटली तौर पर रहता है कि नहीं मुश्किल है, मैंने करना है। आसान तरीके से करवाने लगा हूं। अब एक तो बात पता चल गई आपको कि आपका जो स्टॉक है 70% की हालत और है, ये आइटम बाय आइटम वाली बात पता है। यूनिट के हिसाब से जाना है तो यूनिट के हिसाब से, यूनिट तो है ही नहीं, अमाउंट है। किसको? एनआरवी तो फाइंड करनी है ना। अच्छा, 9 लाख का टोटल स्टॉक है, कितने का? 9 लाख का। 70% अगर ले तो कितना बनेगा, और 30% कितना बनेगा? 9 लाख का टोटल स्टॉक है, ये पता है 9 लाख कितना लिखा हुआ था? ये टोटल स्टॉक की असल कीमत 9 लाख है। 70% अलग कर दो, 6,30,000, और 30% अलग कर लो, 2 लाख। ये स्टॉक की कॉस्ट पड़ी हुई है, जो 9 लाख वाला मेरा स्टॉक था, और मैंने सोचा था 15 लाख आएगा, बेच के 6 लाख रुपए की शॉपिंग करूंगा, लेकिन वो बारिश आ गई। अब मैं पहले आपको 2 कॉलम से करवा रहा था, अब मैं कॉलम बढ़ाने लगा बस। अब ऐसा किया करो, एक कॉलम बना लो सेल का, एक बना लो सेलिंग एक्सपेंस का, और एक कॉलम बना लो एनआरवी का। ये काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो जो डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं ना, उससे बच जाओगे। ये वैसे उन लोगों की काम है जो निखट्टू होते हैं, उनको ये अच्छा लगता है। जो डायरेक्ट करने वाले हैं तो वो डायरेक्ट कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताओ, ये जो 70% स्टॉक है, ये क्या पूरा 15 लाख के हिसाब से बिकेगा या 1 लाख के हिसाब से बिकेगा? 1 लाख ही, क्योंकि डैमेज है। तो 1 लाख, क्योंकि 1 लाख 70% की वैल्यू है या पूरे की वैल्यू है? पूरे की वैल्यू है, लेकिन हमने कितनी वैल्यू लेनी है? तो ले लो 70%। 1 लाख का 70%, इसका जो सेलिंग एक्सपेंस है वो 1000 है। इसका जो सेलिंग एक्सपेंस है पूरा 1000 ले, या वो भी 70% ले? तो लो 70%, 700। तो पता है एनआरवी कैसे आती है? इन दोनों को माइनस करके 70,000 माइनस 700, 70,000 माइनस, तो एनआरवी कितनी आ गई? 69। लो जी, एक एनआरवी आ गई। एक एनआरवी कहीं समझ तो नहीं लगी, या लग समझ गई है? आगे बढ़े। ये जो 2,70,000 है, ये दिसंबर के अंदर बिल्कुल सही था। तो ये 15 लाख का बिकेगा या 1 लाख के हिसाब से बिकेगा? तो जो 15 लाख का बिकना था, क्या वो 30% स्टॉक बिकना था या पूरा 15 लाख का बिकना था? और अब मैं उस 15 लाख में से कितने परसेंट ले लूं? 30%। तो 15 लाख का लो 30%, 4 लाख, और इसका सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 10%। सेलिंग एक्सपेंस कितना है? तो 4,50,000 का 10% ले लो। अब कहोगे सर इसका 30% नहीं लेंगे, तो भाई 30% का ही तो 10% लिया है। या तो ऐसा करो, 15 लाख का लो 10%, फिर उसका ले लो 30%। 15 लाख हमारी टोटल सेल है ना, उसका 10% सेलिंग एक्सपेंस है, तो 15 लाख का 10% लिया, 1.5 लाख आ गया। वो सेलिंग एक्सपेंस टोटल है, और हमें कितना चाहिए? 30%, तो ले लो 30%, 45,000। एनआरवी बता सकते हो? 4,50,000 माइनस 45,000, 4,05,000। आई कैप ने आपसे क्या पूछा है? एनआरवी। तो यही एनआरवी है। इसका आंसर बता दो। 469,800 नहीं,
4,05,000 के 69,000 ऐड करना है यार। 4,6,9,9 4,7,4,322। एनआरवी पूछा है इसलिए एनआरवी बताया है, लेकिन नॉर्मली पूछा क्या जाता है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। तो चले जी ब्लू कलर में हम अपना मकसद भी पूरा कर लेते हैं। पेपर में नहीं पूरा करना, पेपर में जो पूछा है वही बताना है। बताओ ये जो 70% है स्टॉक किस वैल्यू पे रखेंगे, 6,30,000 पे या 69,300 पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड 2,70,000 कॉस्ट है, 4,05,000 एनआरवी है। लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। अगर वो हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछता तो ये जवाब होता, और अगर वो एनआरवी पूछता है तो ये जवाब है। बात समझ लगी? अब सवाल समझ लगा? हो जाएगा ऐसा सवाल अगर कभी जिंदगी में दोबारा सामना करना पड़े तो। अब ये दोबारा कब सामना करना पड़ेगा? कैफ के अंदर जाके या सीफैप के अंदर जाकर या ऑडिट करते वक्त। ऑडिट में ये नॉर्मल सवाल है, ऑडिट में ये नॉर्मल सवाल आते हैं, ऑडिट के पेपर के अंदर भी और प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर भी। और वैसे भी कभी कभी ऐसा होता है ये प्रैक्टिकल, क्योंकि हम मुसलमान ना पक्के ईमान के होते हैं, ये जानबूझकर भी ये डैमेज वगैरह कर देते होते हैं। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछे, वरना हम अगले सवाल पे जाने लगे। चले आगे। मिशेल वाले ये कॉलम 2 नहीं बनाते थे पहले, हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते थे, इसलिए अब मैंने 2 कॉलम ही बनवा दिए। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 आप सबका हो जाना चाहिए। सवाल अपने सामने रखें। हाँ जी मिल गया सवाल। जब प्रोडक्ट के नाम ही अलग अलग है ना, हम उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। जब नाम ही अलग अलग हो या एक ही प्रोडक्ट उनकी सेल वैल्यू अलग अलग हो, उनकी कंडीशन अलग अलग हो, हम उनको अलग अलग कर देते हैं। आपके पास सवाल है प्रोडक्ट ए, बी, सी, डी और ई। हमने अपने प्रोडक्ट के नाम लिख लिए यहां पर ए, बी, सी, डी और सबसे पहले इसकी क्या लिख ली? कॉस्ट। कॉस्ट बताई हुई है 1,00,000, 2,70,000, 8,30,000, 6,90,000 और 5। पहले की क्या बताई हुई है? दूसरा 6,70,000, 8,30,000, 6,90,000, 6,90,000। 5,00,000। अच्छा अगर आपको पेपर में ये सवाल आएगा ना तो ये सारे नहीं आएंगे, कोई एक प्रोडक्ट आएगी। अच्छा रिक्वायरमेंट क्या है? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, पहले पढ़ते रिक्वायरमेंट है। क्लोजिंग स्टॉक, एनआरवी लॉस, क्लोजिंग स्टॉक और एनआरवी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एंड एनआरवी लॉस्ट इफ एनी। तो हमने क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड अब एनआरवी फाइंड करने के लिए पहले तो हम डायरेक्ट एनआरवी का कॉलम बनाते थे, अब हमने थोड़ा काम चेंज कर दिया, पहले लिख देंगे सेल प्राइस। इस क्वेश्चन की नीड के हिसाब से चलते आए जरा। 20% मार्कअप। ये क्या चीज गिवन है? नहीं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। एक चीज मिल गई, एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट। ये इसमें से माइनस करते हैं या नहीं? करते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द सेल, क्या ये माइनस करते हैं? रेशियो क्रेडिट सेल्स बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। देखिए ना, क्रेडिट सेल करो या कैश सेल्स करो, आपके स्टॉक के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश सेल्स करो, क्रेडिट, इसका मतलब है इसका कोई ताल्लुक, रिकवरी कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, बैड डेट्स का कोई ताल्लुक नहीं। एनआरवी की डेफिनेशन क्या है? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस
माइनस सेलिंग कॉस्ट माइनस कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन द सेल को कंप्लीट करने के लिए, रिकवरी कॉस्ट, बैड डेट्स, कैश सेल्स कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है, इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आपने ये 3 कॉलम बना ले पहले, फिर ये 3 कॉलम आपस में माइनस होकर एनआरवी आपको दे देंगे। तो पहले कॉलम क्या बनाएंगे, सेल का, दूसरा कॉलम क्या बनाए, एक सेल कॉस्ट कर लेते हैं और एक कंप्लीशन कॉस्ट कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाएगी एनआरवी, और फिर आखिरी कॉलम बना लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का, और एक कॉलम बना लेते हैं एनआरवी लॉस का। एनआरवी लॉस के बारे में एक दफा दोबारा सुन लें। जब जब आप अपना स्टॉक कॉस्ट से कम लिखोगे एनआरवी लॉस आएगा। कॉस्ट लिख दिया 1,02,70,000, 8,30,000, 6,90,000 और 5 लाख। और जरा 20% मार्कअप। पहले तो मुझे ये बताएं, आपको एक लेक्चर भेजा था मार्जिन और मार्कअप का। ऐसा कौन सा बंदा है जिसको स्टिल मार्जिन मार्कअप नहीं आता? सबको पता है मार्जिन मार्कअप से कैसे सेल फाइंड करते हैं, कॉस्ट फाइंड करते हैं, आपको नहीं आता। और आप आता था, भूल गया, आपको आता ही नहीं है, भूल गया। चलो एक दफा दोबारा भी बता देता हूं, फिर भी तसल्ली के लिए आप लोग अपना वो लेक्चर ले लेना, आपके ग्रुप में पड़ा हुआ है। और जरा मार्कअप, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल। मार्कअप का क्या मतलब है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, मार्जिन प्रॉफिट ऑन सेल, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, फिक्स है चीजें, इसकी इक्वेशन आपने बनाना है बेसिकली यहां पर C प्लस P इज इक्वल टू S, C प्लस P इज इक्वल टू S। इनका फिक्स है। मार्कअप में आपने कॉस्ट को 100 पुट करना है और मार्जिन के अंदर सेल को 100 पुट किया करना है। मार्जिन के अंदर सेल 100 रखनी है, मार्कअप के अंदर कॉस्ट। अगर दोनों केसेस में 20% है, प्रॉफिट को आपने 20 रखना है। जितनी प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट वही आएगी, जितनी प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट वही आएगा। मार्कअप में कॉस्ट 100 लिखनी है और मार्जिन के अंदर सेल 100। डन होगी बात। अब आपके पास जो एक मिसिंग फिगर रह गई है उसको कंप्लीट करना है। बताओ सेल में क्या लिखूं? 120। ये समझ लगे सबको? 100 जमा 120। 80। कॉस्ट कितनी लिखूंगा? 120 ना लिख देना, 80 क्योंकि प्लस, ये हमारी इक्वेशन ऐसे पूरी होनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अब दोबारा सुने ध्यान से। अगर मार्कअप होगा तो कॉस्ट 100 होगी, मार्कअप होगा कॉस्ट 100 होगी, सेल 120 होगी। अगर मार्जिन होगा तो सेल 100 होगी। एक बात और भी ध्यान में रखनी है, सेल हमेशा बड़ी होती है। यस, सेल नॉर्मल हालात में तो बड़ी होती है ना। बढ़िया। मैंने कहा मार्कअप, मार्कअप में कॉस्ट 100 है तो सेल उससे आगे जाएगी, पीछे आगे, तो जितना प्रॉफिट ऐड करके सेल आ गई। अगर मैंने कहा मार्जिन, मार्जिन के अंदर सेल 100 है और अगर मैं कॉस्ट कहूंगा तो नीचे जाएगी। जैसे 100 सेल थी तो 80 कॉस्ट थी। अब अगली बात, आपने यह देखना है कि आपको क्वेश्चन के अंदर क्या बताया। इसी सवाल को देखते हैं। आपके पास कॉस्ट कितनी है? 2 मिनट की बस कंसंट्रेशन चाहिए। 1 लाख। ये क्या चीज है? कॉस्ट है। डन। अगर आपके पास 20% मार्कअप है, 20% मार्कअप है, आपने यहां कॉस्ट को कॉस्ट पे डिवाइड करना है और जो रिक्वायर्ड है उससे मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुने, आपको जो वैल्यू गिवन होगी
कॉस्ट गिवन हो तो कॉस्ट पे डिवाइड करना, और सेल गिवन हो तो सेल पे डिवाइड करना। इसे बोलते हैं गिवन ओवर गिवन। दोबारा सुने, 1 लाख क्या चीज है? कॉस्ट। तो कॉस्ट को कॉस्ट पे डिवाइड करना सीपीएस में से। अब मुझे बताओ, मार्कअप वाली कॉस्ट लोगे या मार्जिन वाली कॉस्ट लोगे? मार्कअप वाली कॉस्ट। तो मार्कअप वाली कॉस्ट कितनी है? 100। गिवन ओवर गिवन। आपको चाहिए क्या? सेल। यस। तो 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगी सेल वैल्यू। कितनी आ गई? 1 लाख। दोबारा सुने, जो वैल्यू गिवन है, सेल है तो सेल के सीपीएस पे डिवाइड करना है, कॉस्ट है तो कॉस्ट के सीपीएस पे डिवाइड करना है। ये बहुत जल्दी समझ नहीं लगेगा, बट इसी क्वेश्चन के अंदर समझ जरूर लग जाएगा। अब मैंने सेल चाहिए थी मुझे, आओ जरा जी। 1 लाख को 100 पे डिवाइड। दिल कर रहा था, उल्लू के कान लेक्चर लेते नहीं हो। एक लाख को 100 पे डिवाइड क्यों किया? बाकी सबको तो बताया ना। बस फिर इतना ही काफी। 1 लाख मार्कअप था ना, तो कॉस्ट मार्कअप के नीचे कितनी है? 100। तो जो वैल्यू गिवन होगी उसके अपने ही सीपीएस पे डिवाइड करेंगे। कोई नहीं, अभी एक टाइम है। अभी हम ना सिर्फ ये सेल वाला कॉलम पूरा करते हैं। और जरा नेक्स्ट, आपके पास 2,70,000 है कॉस्ट, मार्जिन कितना है? पहले मुझे ना इसका सीपीएस बनाकर दिखाएं अपना अपना। सीपीएस कैसे बनेगा 15% मार्जिन का? 15% मार्जिन का सीपीएस बनाओ, जरा खुद बनाओ, फिर मैं लिखवाता हूं। पहले हर बंदा खुद बना ले। मार्जिन में किसको 100 रखोगे? सेल को। प्रॉफिट को कितना रखेंगे? 15। और कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 85 या 115? 85। उसकी वजह, क्योंकि आपके पास ये इक्वेशन भी पूरी होनी चाहिए। अगर इधर 115 लिख देता तो वो तो 130 के बराबर चला जाता। अब एक टारगेट पूरा हो गया, सीपीएस बनाना कैसे। अगला टारगेट, मुझे बताओ 2,70,000 क्या चीज है? क्या ये सेल है या कॉस्ट है? कॉस्ट है तो कॉस्ट पे डिवाइड करो। कॉस्ट है, जो वैल्यू है उस पे डिवाइड करो, और मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो जरूरत है। 2,70,000 को बताओ मैं इन तीनों में से किस पे डिवाइड करूं? 85 पे। आपको प्रॉफिट चाहिए तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, और आपको सेल चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 31764। ये हमारी सेल वैल्यू आ गई 317,647 या 467। अब जरा अपने अपने कैलकुलेटर का शिकार दिखाओ। 25% मार्कअप है, पहले इसका सीपीएस लिखो, और फिर 8,30,000 से मुझे सेल फाइंड करके दो। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, दिमाग में भी। गिवन ओवर गिवन मल्टीप्लाइड बाय रिक्वायर्ड। 25% है। 25% मार्कअप है। पहले सीपीएस बना लो, फिर सेल फाइंड करके दे दो। कितना? 103। एक दफा मैं करवा देता हूं फिर भी। C प्लस P इज इक्वल टू, मार्कअप है तो किसको 100 रखोगे? प्रॉफिट हो गया 25, सेल कितनी आ गई? 125। अभी तक तो सी पर फेरे, हो सकता है ई तक आपको सारा समझ लग जाए। बताओ 8,30,000 को मैं 100 पे डिवाइड करूं, 25 पे या 125 पे? वो कॉस्ट है तो कॉस्ट पे डिवाइड करेंगे, तो 100 पे डिवाइड करके 125 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितनी सेल आ गई? 108 103 7500।
103750 अब आखिरी दो का ना मुझे खुद सेल फाइंड करके दे दे। अगर नहीं समझ लगेगी तो जरूर हम थोड़ा टाइम लगा देंगे इन दोनों की सेल। एक टाइम दो सबको, अपनी अपनी सेल फाइंड करके ना आगे लिख दो, गलत है तो फिर उसको अपडेट करते हैं। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। हो गया दोनों? अगर अभी किसी, चले पहले लिखवा दें फिर सारे अपने अपने मैच कर देना कि किसी को अगर इशू होगा तो डिस्कस कर देंगे। कितनी सेल आ गई? 897000 और लास्ट अब चेक करो कि अगर अभी भी स्टिल किसी का आंसर बराबर नहीं आ रहा तो पूछ ले, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, ओके है सबका? आगे बढ़े फिर। सेलिंग कॉस्ट की क्या बात कर रहा है वो? क्या कह रहा है वो? 5% ऑफ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ESP का मतलब क्या है? एस्टिमेटेड। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस आपके पास है, उसका 5% ले लो। 3% एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस मतलब जो सेलिंग कॉस्ट है ना वो सेलिंग प्राइस की कुछ परसेंटेज है। तो सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 1,20,000 का 5% लो 6,000। 3,17,647 का कितनी परसेंटेज लेनी है? 3%। 9528.5 6%। 1037500 का 6% ले लें 62250। फिर 8% ले 77160 और 10% लेंगे ये हमारे पास आ गया सेलिंग कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन बी माइनस करेंगे। ये सारे कॉस्ट के ऊपर है तो कॉस्ट का 15% लेंगे, कॉस्ट का 7% लेंगे, कॉस्ट का 20% लेंगे। तो बताएं 1 लाख का कितना है? 15%। 15,000। नेक्स्ट 18,900। 18,900। नेक्स्ट 16,000। 1 लाख 16 166,000। किसकी बात कर रहे? किसकी? ए की, बी की, सी की, डी की? बी की किसकी बात कर रहे हो? ये सेलिंग कॉस्ट जो 3% है। तो आपने इसका 3% लेना है 2,70,000 का। 28 हो जाएगा। तो बस 29 है तो एक ही बात है। 28.5 या 29 एक ही बात है। अगर सिर्फ 29 है ना तो वो तो एक ही बात है, वो तो राउंड ऑफ किया होगा। हाँ जी, इसका सेलिंग कॉस्ट बताएं, कंप्लीशन कॉस्ट 151,8 और लास्ट
अब सबको आपस में ये माइनस करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी? एनआरवी। करो जरा एनआरवी फाइंड। पहले कितनी आ गई? 99। दूसरे की 289218 218 Yes. नेक्स्ट 809 809 250 250 फिर 897 माइनस 71760 माइनस 151800 673 44 67344 and last one is 890 890। अब यहां से आगे सवाल मेन स्टार्ट हो गई। ये तो एक ही तरह की कैलकुलेशन थी, रेपिटेशन नेचर की। हमारे पास अब हमने स्टॉक अपने किस वैल्यू पे लिखना है? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। 1 लाख कॉस्ट है और 99,000 एनआरवी है। किस पे लिखेंगे? 99,000 पे। साथ एक और बात भी बताओ, इस पे एनआरवी लॉस है या नहीं? एनआरवी लॉस का पता कैसे चलता है? अगर आप अपने कॉस्ट से कम जाओगे तो इसका मतलब है आप असल कीमत से कम पे जा रहे हो, तो आपने एनआरवी लॉस लाजमी लिखना है। तो कितना एनआरवी लॉस आ गया? 1,00,000। 2,70,000 पे लिखोगे या 289 पे लिखोगे? 2 लाख। एनआरवी लॉस कितना आया? नहीं आया। जब कॉस्ट पे लिखते हैं एनआरवी लॉस नहीं होता। एनआरवी लॉस तब आता है जब अपनी कॉस्ट से कम जाओ। फिर 8,30,000 8,09,000 8,09,200 एनआरवी लॉस कितना है? 20750। फिर 6,90,000 और 6,73,000 6,73,400 एनआरवी लॉस कितना है? 16,500। लास्ट वन 5 लाख या 8,90,000? 5 लाख। और एनआरवी लॉस कितना आ गया? ये हमारे सवाल का जवाब। इस सारे क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करके जवाब दे दोगे तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। एनआरवी लॉस को प्लस कर दोगे तो ये एनआरवी। वो तो कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है, जरूरी नहीं है। मार्कअप का कोई चक्कर नहीं। अच्छा, पेपर में आपको इसमें से कोई एक प्रोडक्ट का काम आएगा। किसी एक प्रोडक्ट में वो सारा डाटा दे देगा और आपसे उसका एनआरवी लॉस और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पूछ लेगा। सारी प्रोडक्ट की तो एक प्रैक्टिस करवाई है उसने। वो इसका टोटल आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का टोटल। और एनआरवी लॉस पूछेगा तो एनआरवी लॉस का टोटल। आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो चुका है आपका। 7 अभी। अच्छा 8 भी नहीं हुआ, मुझे इस बात की हैरत। 8 किसका नहीं हुआ? अच्छा गलत आ रहा। अच्छा इसमें ना क्वेश्चन में उसकी प्रेजेंटेशन ऐसे है जिसकी वजह से आपको समझ नहीं लगी। अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत आसान था। अभी मैं इसको सेपरेट करके लिखता हूं, आपको सबको सवाल समझ लग जाएगा। ये लिखा हुआ है रॉ मटेरियल, ऊपर लिखा हुआ है 2 लाख। पता है ये 2 लाख कैसे आया हुआ है? इस दोनों को प्लस करके। इसका मतलब है एयर कूलर का कितना रॉ मटेरियल है? 80,000। और फैन पार्ट्स का कितना है? आप लोग ना ऐसा करो, इससे 2 सवाल बनाओ, क्योंकि जब 2 चीजें आए तो एनआरवी तो अलग अलग ही आएगी। क्या करेंगे? एयर कूलर अलग करो और फैन पार्ट्स को अलग कर दो।
डन। अब ऐसा करो कि इसकी सारी चीजें लिख लो। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स, और इसका भी अपना अपना लिख लो। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। आपको इन दोनों की कॉस्ट भी बताई हुई है और एनआरवी भी बताई हुई है। दोनों की कॉस्ट भी बताई हुई है और एनआरवी बताई। अब सिंपल जो जो बताया वो पहले लिखो तो सही। यहां एयर कूलर की रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? एयर कूलर की रॉ मटेरियल 80,000 और उसकी एनआरवी 50,000, 80,000 और 50,000। इसका मुझे वर्क इन प्रोसेस बताओ। एयर कूलर का 60,000 और उसकी एनआरवी 60,000 और 50,000। इसके फिनिश गुड्स का भी बता दो। फिनिश गुड्स का एयर कूलर का 1,60,000, 1,10,000। डन। अब इसका भी बता दो, फैन पार्ट्स का भी बता दो। जो बाकी उसके सामने लिखा हुआ ना वो उसकी टोटल वैल्यू लिखी हुई थी। हाँ जी, फैन पार्ट्स का रॉ मटेरियल कितना है? 1,20,000 और 1,00,000। 1,20,000 और 1,00,000। 1,00,000 और 1,20,000। 2,20,000। अच्छा, ये डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब उसने हमसे सवाल क्या पूछा? एनआरवी लॉस। पहले तो मुझे बताओ, हम एयर कूलर को अलग डील करेंगे? कल ये सवाल हमने पढ़ा था कि अगर हमारे क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हो तो सबको कॉस्ट पे लिखना है। क्या पढ़ा था? अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम हो तो सबको कॉस्ट पे लिखना है। और दूसरा क्या पढ़ा था कि अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट एनआरवी कम हो तो फिर ऊपर हमने लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड। ये वही सवाल था। अब पहले इस पर है फैन पार्ट्स पे। फैन पार्ट्स में अगर हम बात करें, आपके पास 1,60,000 और 2,20,000 फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो आपने सबको कॉस्ट पे लिखना है। सबको कॉस्ट पे लिखना है। और जब कॉस्ट पे लिखते हैं तो एनआरवी लॉस नहीं होता। तो अगर वो आपसे पूछता है क्लोजिंग स्टॉक बताओ तो इसको प्लस करके बता देना तीनों को, क्योंकि तीनों स्टॉक है। और एनआरवी लॉस कब आता है? जब हम उसको एनआरवी पे लिखते हैं। अब तो कॉस्ट पे लिख रहे हैं। कैसे आएगा? पहले वाले को नहीं देखते। कल आए थे ना आप? कल एक बात बताई थी कि अगर फिनिश गुड्स की कॉस्ट कम है तो फिर आपने रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस भी कॉस्ट पे लिखना है, चाहे उसकी एनआरवी कम हो या ना। तो लॉस आता कब है? जब उसको एनआरवी पे लिखते हैं। अब तो कॉस्ट पे लिख रहे हैं, तो कॉस्ट पे लिखने पे लॉस नहीं आता। अब आ जाए इसके ऊपर। हाँ जी, फिनिश गुड्स को पकड़ना है। क्या उसकी एनआरवी कम है? अब एनआरवी कम है तो इसका मतलब है ऊपर वालों को भी इजाजत मिल गई। तो बताओ रॉ मटेरियल को किस पे लिखेंगे? 60,000 पे या 50,000 पे? 50,000 पे लिख दिया। 50,000 पे क्या इसमें कोई एनआरवी लॉस है या नहीं? कितना? 30,000। डन। और जब भी एनआरवी पे लिखेंगे ना तो लॉस आता है। वर्क इन प्रोसेस को किस पे लिखूंगा? एनआरवी पे। क्या इसके ऊपर कोई लॉस आ रहा है? और जितना कॉस्ट कम करके लिखूंगा उतना लॉस। 1,60,000 को 1,10,000 का लिखा
50,000 का आपके पास, तो टोटल आपका एनआरवी लॉस कितना आ गया? 90। ये सवाल आपका हो जाना चाहिए था, बस वो आई कैप के ना सवाल की प्रेजेंटेशन ऐसे थी, तो शायद इस वजह से ये आपको पकड़ा नहीं गया। पेपर में जैसे मर्जी आ सकता है, पेपर में तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि हम पहले पकड़ लेंगे ना इसको। ये भी आप लोगों को नहीं समझ लगा होगा, बिल्कुल ही नहीं समझ लगा होगा। चलो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये सही आया था। अच्छा, ये ना शायद पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और आप लोग ना ध्यान से पढ़ा करो, आप लोगों का ना ऑडिट का पेपर फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो जाएगा। ऑडिट हमेशा अकाउंटिंग का होता है, और ये सारी बातें जाकर आप लोग अगर ऑडिट पर अप्लाई करोगे तो पेपर पास। सबसे ज्यादा डर लोगों को ऑडिट का लग रहा होता है, वजह उनकी अकाउंटिंग, वो ऑडिट को एक थ्योरेटिकल और सेपरेट सब्जेक्ट समझ के पढ़ रहे होते हैं। अगर ऑडिट को अकाउंटिंग के साथ समझ के पढ़ेंगे तो ऑडिट का पेपर कभी फेल ही नहीं होता। तो इसलिए इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कैलकुलेट द एनआरवी ऑफ द रॉ मटेरियल। किसकी एनआरवी पूछ रहा है? एंड अमाउंट ऑफ द राइट डाउन। ये क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ द राइट डाउन एनआरवी लॉस। If any, assuming that once converted into the finished cheesecake, the total inventory of cheesecake would have, कहता है 4,80,000 का आपका केक तैयार होके बिकेगा और 40,000 उसके ऊपर सेलिंग कॉस्ट आएगी। एक सिचुएशन, सेल वैल्यू 4 लाख और रिलेटेड सेलिंग वैल्यू 40,000, ये दूसरी हो। और पूछा उसने रॉ मटेरियल की एनआरवी और एनआरवी लॉस। सवाल ये यही वाला सवाल जो अभी हमने किया है। देखें सिचुएशन नंबर 1, रॉ मटेरियल लिख लेते हैं, फिनिश गुड्स लिख लेते हैं, कॉस्ट लिख लेते हैं और एनआरवी लिख लेते हैं। बड़े ध्यान से ये काम करना पड़ता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी गिवन है, सवाल पढ़ते हैं। चीज केक लिमिटेड प्रोड्यूस चीज केक फॉर द लोकल मार्केट एज इस फाइनेंशियल ईयर एंड दिसंबर। रॉ मटेरियल 3,20,000 का है और उसकी मार्केट वैल्यू 3 लाख है। मतलब उसकी अपनी जो कॉस्ट है वो 3,20,000 है, लेकिन मार्केट में उसकी क्या वैल्यू चल रही है? 3 लाख। तो कॉस्ट कितनी हुई और एनआरवी कितनी होगी? अगर तो ये कोई और बात होती ना तो मैं डायरेक्ट ही कह देता कि भाई 3 लाख रुपए पे लिखेंगे और 20,000 राइट डाउन कर देंगे। लेकिन रॉ मटेरियल बेचारे का ना बस चलता नहीं है। वो किसको देखता है? फिनिश्ड गुड्स को। फिनिश गुड्स को देखकर वो डिसाइड करता है कि उसने अपने आप को कॉस्ट पे लिखना है या एनआरवी पे लिखना। अब हम फिनिश गुड्स को देख लेते हैं। फिनिश गुड्स की कोई कॉस्ट बता सकता है? देखिए, it is expected that the cost to convert the raw material into finished goods is, इसका मतलब है 3,20,000 का मटेरियल लग रहा है और उसको 80,000 कन्वर्ट करने का खर्चा आ रहा है। तो टोटल रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी आ रही है? 4 लाख। देखो ना, रॉ मटेरियल 3,20 का है, कहता है उसको अगर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करोगे तो कितना खर्चा आएगा? 80,000। तो वो टोटल चीज कितने की तैयार हुई? 4 लाख की। तो कॉस्ट आ गई। सिचुएशन नंबर 1 के अंदर उसने सेल प्राइस बताई हुई है फिनिश गुड्स की। कितनी है फिनिश गुड्स की सेल प्राइस? 4,80,000। सेलिंग एक्सपेंस कितने हैं? 40,000। तो बताओ एनआरवी कितनी है? 4,40,000। अब आप मुझे बताओ बेचारे रॉ मटेरियल को किस पे लिखोगे?
कॉस्ट पे लिखोगे या एनआरवी पे लिखोगे? हालांकि उसकी एनआरवी कम आ रही है, वजह क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हो इसके साथ? फिनिश्ड गुड्स की अगर कॉस्ट कम हो तो रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोसेस को किस पे लिखते हैं? कॉस्ट पे। तो इसका मतलब है रॉ मटेरियल को आपने लिखा उसकी कॉस्ट पे। और सवाल के अंदर उसने क्या हमसे पूछा है? क्या राइट कोई इन्वेंट्री है? राइट डाउन है कोई? राइट डाउन कुछ भी नहीं, क्योंकि हमने रॉ मटेरियल को किस पे लिखना है? 3,20,000। वजह क्या है? हालांकि उसकी एनआरवी भी कम है, लेकिन कल हमने पढ़ा था पूरा एक 2 लाइनें आई कि आपने लिख दी कि आप रॉ मटेरियल की को कम नहीं कर सकते जब तक के फिनिश गुड्स कम ना हो। अब सिचुएशन नंबर 2, सेम क्वेश्चन, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? 3 लाख, और उसकी एनआरवी कितनी है? सिचुएशन नंबर 2 कहते हैं सेल वैल्यू अगर 4 लाख हो और सेलिंग एक्सपेंस 40,000 हो, तो बताओ फिनिश गुड्स की एनआरवी कितनी होगी? 3,60,000। उसकी कॉस्ट तो 4 लाख आ रही है और एनआरवी कितनी आ रही है? अब मुझे बताओ, अब बताओ क्या रॉ मटेरियल को इजाजत मिली लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी की? कब इजाजत मिलती है? जब फिनिश गुड्स की एनआरवी कम। रिक्वायरमेंट भी देखनी है, उसने सिर्फ पूछा है रॉ मटेरियल की एनआरवी बताओ और राइट डाउन बताओ। तो बताओ रॉ मटेरियल को आप किस पे लिखोगे? 3 लाख पे। तो कोई राइट डाउन है? कितना राइट डाउन है? 20,000। कितना राइट डाउन है? 20। ये हमारा आंसर है, राइट डाउन 20,000, मतलब एनआरवी लॉस। और एनआरवी रॉ मटेरियल की 3 लाख। उसने सिर्फ पूछा ही रॉ मटेरियल का है, तो हमने ये नहीं अपना सारा खानदान खोल के बैठ जाना, वहां जो पूछा है वही बताना। फिर क्या करते? ऐसे ऐसे होता नहीं है, अगर ऐसा बराबर आ जाता है तो फिर भी उसको कॉस्ट पे लिख देते जी। अच्छा, इस सवाल का जवाब, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसको छोड़े, ये सवाल का जवाब है। तीन लाख पे क्यों लिखी है? स्टॉक को हमने लिखना होता है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, लेकिन रॉ मटेरियल को तब इजाजत होती है जब फिनिश गुड्स की एनआरवी कम हो, तो उसकी कम है 3 लाख। गिवन है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये, सवाल के अंदर ही गिवन है। अच्छा, जवाब जो आपका है ना, ये जो बाकी बातें हैं ये आपको उसने तो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मेन आपका सवाल का जवाब एक ये है, एक ये है और ये 3 जवाब है। ये जो दरमियान में एनआरवी लिखा हुआ है ना, ये आपके मतलब की बात नहीं है, और जो अंग्रेजी लिखी हुई है इसको भी छोड़ दे। फिर दूसरे पार्ट के अंदर आपके पास कॉस्ट कितनी है और एनआरवी कितनी है? 3 लाख, और राइट डाउन कितना है? 20 सर। बस ये सवाल का जवाब है। बाकी उसने अंग्रेजी झाड़ने की कोशिश की है कि वो समझ रहा है कि मैं इसको ना समझा रहा हूं, उन्हें ये नहीं पता हमें अंग्रेजी तो नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 8 अभी समझाया तो है। क्वेश्चन नंबर 8 ये 90,000 बुक के अंदर तो उसने एक अपना तरीकाकार होता है हल करने का। ये वाला ना, ये एनआरवी लॉस का कॉलम बनाया हुआ है। ये कौन सा था? ये बना था ये। तो इसने ये उसने एक सवाल दिया है, आपने इसको नहीं देखना। उसने कहा है कि हमने तो अपना मतलब देखना है ना, उसने हमसे क्या पूछा है, उसने दिया क्या हुआ है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं। उसने तो राइट डाउन कर दिया, दोनों को देख के टोटल करके उसने कहा 50,000 राइट डाउन आता है। गलत है, 50,000 नहीं आता, 90,000 आता है। अच्छा, कल का जो काम है, कल आप लोगों का टेस्ट है,
ठीक है, क्लास से कब देना है? 8 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा, फिर क्लास के बाद ही होगा। कल फ्राइडे भी है। कल जुमा है। चलो उसका मैं देख लेता हूँ कि टेस्ट किस तरह से कंडक्ट करवाना है। और लेकिन ये टेस्ट आपने तीनों लेक्चर्स का टेस्ट तक कंप्लीट तैयार करके आना है। मैं तीनों लेक्चर शेयर कर दूंगा, जिसने लेक्चर नहीं लिए वो लेक्चर भी ले लेगा अपने। और अगर 1.25 घंटे का लेक्चर है, बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन लेक्चर लेना, बेहतर है क्लास लिया करो। अच्छा क्या हुआ? वही है पुराना। क्या हुआ? नहीं 3 चैप्टर्स की बात नहीं, सिर्फ 3 लेक्चर्स की बात हो रही है। अच्छा तो एक छोटी सी बात सुन लें फिर खत्म करते हैं। इधर एक वापस आओ। जरा ये एक कॉलम बना लें। ये एक ही सवाल आई कि आपने दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है, एक छोटी सी बात है, मैं कहता हूँ इसमें कवर कर देते हैं ताकि आप लोगों का ना इस एग्जांपल नंबर 9 तक, ये एग्जांपल नंबर 7 करवाने लगा, ये सारा हमारा कंप्लीट हो जाए। पहले एक सवाल जरा ध्यान से सुनना है। मैंने एक स्टॉक खरीदा 120 को, कितने का खरीदा? 1000 रुपए का। लिखे ना, चाहे एंड पे लिख लेना, ये बुक में लिखा हुआ है, लिखे ना। ये 7वीं एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 7 है। आप सिर्फ समझे 1120 को मैंने एक स्टॉक खरीदा 1000 रुपए का और मुझे लगता है ये स्टॉक मेरा बिक जाएगा 1500 का। बताओ मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक किस पे लिखूं? कॉस्ट पे। किस पे? 1000। और मेरा एनआरवी लॉस कितना आएगा? क्योंकि एनआरवी लॉस तो तब आता ही नहीं जब कॉस्ट पे लिखा जाए। 31 दिसंबर 20 को ये जो 1000 वाला स्टॉक है मेरा अभी तक नहीं सेल हुआ। तब मैंने देखा कि अच्छा अब इसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, तो मुझे लगा कि ये कितने का बिक जाएगा? 1300 का। तो साल के एंड में मैं उसको किस वैल्यू पे लिखूंगा? 1000 पे। क्योंकि मैं किस पे लिखता हूं? लोअर ऑफ कॉस्ट। एनआरवी लॉस कितना आ गया? नहीं। अब दिसंबर 21 को भी वो स्टॉक पड़ा हुआ है, नहीं बिका, उसकी कॉस्ट क्या थी भला? लेकिन अब मुझे लगता है कि अब साल पुराना हो गया स्टॉक, तो मुझे लगा या गवर्नमेंट की तरफ से हमारे स्टॉक पे पाबंदी लगी या कुछ ऐसा हुआ कि उसकी मार्केट वैल्यू मुझे लगा 800 हो गई। कितनी हो गई? 800। कितना बताओ? एनआरवी लॉस है या नहीं? बस यहां से आगे खत्म सबका, इतना ही आता है। दिसंबर 22 स्टॉक नहीं बिका, पड़ा हुआ है वो एक ही स्टॉक 1000 रुपए वाला। अब इतना पुराना हो गया और मुझे लगा कि अब ये स्टॉक 700 का बिक सकता है। बताओ मैं किस वैल्यू पे लिखूं? 700 पे। मेरा एनआरवी लॉस कितना आएगा? 200। पता चला? आपका लॉस 300 ही है, टोटल लॉस 300। 200 तो पिछले साल लिख लिया था, तो टोटल लॉस पूरा करना है। आपका 300 का लॉस है, तो सबसे पहले ये पेपर भी सुन ले, जो आपके पेपर में सवाल आ सकता है, वो आपसे ये कहेगा आज के दिन दिसंबर 22 को आपके पास कॉस्ट थी 1000, एनआरवी है 700 और मैं पहले 200 का लॉस लिख चुका हूं। पहले 200 का लॉस मैंने कहना है कि अच्छा मेरा लॉस आ रहा है 300, 200 पहले लिखा हुआ है तो मैं 100 और लिख दूंगा। तो ये टोटल कितना बन रहा है? अभी स्टॉक को नहीं बेचते, बेच ही नहीं रहा, हमने क्या कर 23 650
नहीं हुआ, 650। अब बताओ किस वैल्यू पे लिखूंगा क्लोजिंग स्टॉक? 650। एनआरवी लॉस मेरा टोटल कितना आ रहा है? 350। क्या सारा 350 लिखूं? 300 पहले लिखा हुआ है, नहीं बिका। लेकिन उसकी एनआरवी 750 हो गई। एनआरवी कितनी आ गई? 750 आ गई। वो इधर जो बातें चीखो, इधर फोकस किया करो। तो इतनी काम की बातें चल रही हैं, जो चीज आप लोग जाकर ऑडिट में सीखते हो, जहां पर वहां सर मारते हो दीवारों में, तो ये चीज यहां पर सीख के जाओ। 750। अब मेरा एनआरवी लॉस कितना है? 0। हाँ चीखो। किस वैल्यू पे लिखूंगा? 750 पे। किस पे लिखूंगा? 750 पे। मेरा लॉस 250 रुपए आ रहा है। मैं पहले कितना लिख चुका हूं? 350। होना कितना चाहिए? 250। ज्यादा लॉस लिख चुका हूं। जितना ज्यादा लॉस लिखता हूं इसे बोलते हैं एनआरवी लॉस रिवर्स, या इसका नाम होता है रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। क्या नाम होता है? अगर आपने ये, आपका तो ध्यान कहीं और होता है कि आपको किसी को ये पढ़ना नहीं आया होगा, किसी ने पूछा भी नहीं, आ गया था। ये रिवर्सल है। ये क्या है? रिवर्सल। पता नहीं कैसी कौम को पढ़ाना पड़ रहा है, जिसको समझ ही नहीं आती वो भी। मैं ना फिर मुझे थोड़ी तसल्ली होती है, हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं कितने ही कुरान पाक हिफ्ज कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं होता उसमें लिखा क्या। मतलब कुरान पाक को याद करने के लिए हमने रख लिया है, समझने के लिए किताब आई थी, रहनुमाई हासिल करने के लिए क्या किताब आई थी, हम इसको ना सवाब की खातिर पढ़ना शुरू हो गए। और हमें जितने भी लोग हैं ना, वो कहते हैं कि जितनी दूर जिनसे रहे उतना फायदा है, लेकिन सिवाय एक चीज ऐसी है जो आपको परफेक्ट जिंदगी के लिए रहनुमाई दे सकती है, वो आपका कुरान पाक। लेकिन मजाल है वहां से हमने कोई रहनुमाई हासिल करनी हो। चले वापस आए, वापस क्या करूं मैं? कितने का रिवर्स कर दूं? अगर नेट करो तो वो आनी चाहिए, ये अमाउंट का डिफरेंस आना चाहिए। अब 100 से 100 निकाल दो, बाकी 250 बच गया, और 250 ही हमारा लॉस है। चलो 25 तक ले जाते, 26 तक ले जाते हैं। कितना करते? 1100। किस पे लिखेंगे? 1000 में। क्या आपका लॉस नील हो गया? 1000 का स्टॉक 1000 पे आ गया, आपका लॉस अब क्या हो गया? नील। लेकिन आपका तो 250 का लॉस लिखा हुआ है। 250 नहीं, कितना कर? 250 का ही है। तो क्या करोगे? अब इसको नेट करो तो आपका आंसर 0 आ रहा होगा। देखिए आपका एनआरवी लॉस कितना है इस टाइम? आपका पहले कितना कैरी हो रहा है? 250। तो जितना लॉस पड़ा है सारा खत्म कर, आपका नील लॉस के अंदर आना चाहिए। जितना आखिरी डिफरेंस होता है ना, वो आपका एंड पे टोटल आंसर आना चाहिए। अगर 1000 का 1000 फिर भी 1000 भी आना था तो फिर एनआरवी ले जाता। तो 200 पेपर में सवाल तुम क्या लिखेंगे? रिवर्सल ऑफ राइट डाउन ड्यूरिंग 2025 250। ये जवाब है उसका। और इसका जवाब क्या है? ड्यूरिंग 2022 100 का राइट डाउन। 2023 का जवाब क्या है? 50 का राइट डाउन। 2024 का जवाब क्या है? 100 का रिवर्सल ऑफ राइट डाउन। और ये उसके हर साल के क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक होगी बात? चलें जी, ये हमारा 9th एग्जाम्पल तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों का कल से जो हमने स्टार्ट करना है वो ये पेज स्टार्ट करना है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 1 हमारा कंप्लीट है और आपने इसका टेस्ट प्रॉपर तैयार करके आना है। अच्छा, टेस्ट ग्रुप में भी आ जाएगा और टेस्ट देखेंगे कि किस तरह से कल डील करना है, क्योंकि कल जुम्मा भी है।